learning teaches creativity. Creativity gives thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes us great. अब्दुल कलाम जी के इन शब्दों के साथ मैं सभी आपका सभी का स्वागत स्टार्ट करती हूँ कि आपने और साथ ही ट्रस्ट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। श्री रामनी पटेल जी, श्री डॉक्टर मंत्री जी चतुर्वेदी, प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या तनवर, श्री नरेश चंद्र कंसल, डॉक्टर मुकुल दूरिया और डॉक्टर पवन प्रसाद, आप सभी का सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में पिछले 27 वर्षों से कार्यरत हूँ। हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जनरल हिंदी का पाठ्यक्रम जो है वो मैं पढ़ाती हूँ। चूँकि हिंदी यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता का कोई विभाग नहीं है, इसलिए ये जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी विभाग के अंतर्गत चलता है और उसी में मैं कार्यरत हूँ। जैसा कि वेब राइटर जो प्लस है उसका जो काम है चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और मेंटल हेल्थ, तो मैं अपनी बात जो है शुरू करना चाहूँगी शिक्षा से। और शिक्षा से ही मैंने प्रधान जी की जो बात कही, शिक्षा एक हथियार है। हथियार समाज को बदलने के लिए, अपने आप को सशक्त और आत्मविश्वास जागरूक करने के लिए शिक्षा हमें जागरूक करती है। और ऐसा ही आज इससे पहले जब भारत ग्रामीण था तब उस समय अकबर आबादी ने कहा था कि जो न कमानों को न तलवार निकालो, जब दो मुकाबले हो अखबार निकालो। तो अखबार की जब हम बात करते हैं तो अखबार तक पहुँचने के लिए शिक्षा की ताकत है जो हमें अखबार तक पहुँचाती है। और अखबार हमें जागरूक करता है, सशक्त करता है और हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण करता है कि हम अपने समाज में जो कुछ भी कहीं गलत है उसके ऊपर टिप्पणी करें, उसके ऊपर अपने विचार रखें और समाज को कल्याण की ओर प्रवृत्त करें। और इसीलिए समाज में शिक्षा का महत्व भी है। शिक्षा अवसरों को देती है, लेकिन वो अवसरों के साथ हम क्या करते हैं इस बात से हमारा भाग्य निश्चित होता है, हमारी सफलता इसी बात पर जो है निर्भर करती है। यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो वहाँ पर जो शिक्षा थी वो गुरुकुल से ली जाती थी। क्योंकि यहाँ पर बात बच्चों की कल्याण की जा रही है, चाइल्ड वेलफेयर की जा रही है। जो गुरुकुल था वह हमारे यहाँ पर शिक्षा का मूलभूत स्रोत रहा था। और इसीलिए कहा गया कि जब रात को शिक्षा देनी थी तो गुरु गृह पढ़त गए रघुराई, बालक की शिक्षा पाई, माँ प्राण पीने परिणामा, माता पिता नवाने शीशा। अगर हम आज शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो संवेदना से परिपूर्ण हो, जिसमें सहानुभूति के साथ साथ समानुभूति भी हो। यदि हम आज अपने समाज पर दृष्टि डालें तो हमें लगता है कि अक्षर ज्ञान तो है, लेकिन समाज के प्रति, मानव के प्रति, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग हो या कोई महिला हो, उसके प्रति संवेदना का जो अभाव है वो हमें निरंतर दिखाई देता है। तो इसी संवेदना की ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो हम महिला सशक्तिकरण की बात करें या बच्चों के कल्याण की बात करें या हम मेंटल हेल्थ की बात करें, इन तीनों का आपसी संबंध है। क्योंकि अगर बच्चा किस समाज में पल रहा है, किस एनवायरमेंट में पल रहा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, उस समाज में जो संपत्ति है, जो परिवार है, इसमें आपसी प्रेम कितना है। क्योंकि पूरा जो माहौल है उस माहौल में ही जो बच्चा है उस परिवेश में ही अपना मानसिक विकास करता है। शारीरिक विकास जो है वो हो जाता है, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। शारीरिक जो बीमारियां हैं वो भी आसानी से पता लग जाती हैं, लेकिन जो मानसिक बीमारियां हैं उसका
पता नहीं लगता, और जब तक पता लगता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसकी जरूरत है कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वह मानव मात्र के प्रति संवेदना भाव से सबको भरे। और जैसे निश्चित हम देखते हैं कि जब गुरुकुल की शिक्षा थी उसमें हर एक के प्रति समाज में जाते थे वो लोग, चाहे वो राजा हो या रंग हो, बराबर से उनके गुरु शिक्षा देते थे और समाज में भी जाकर वो अपने लिए भिक्षाटन करते थे। इसके साथ सारी शिक्षाएं जो है वो गुरु के द्वारा समानता के भाव से दी जाती थी। वहां पर गुरुकुल में भी यह निश्चित हो जाता था कि कोई किसी के प्रति कोई ना ऊंचा है न बड़ा है, न तो चाहे न जाति से, न लिंग से, न धन से, न समृद्धि से, और न ही सत्ता से या उसके पास जो भी अधिकार है उनसे। इस रूप में जब हम देखते हैं, चाहे वो संदीपन गुरु के आश्रम में रहे श्री कृष्ण हो, जब सुदामा उनके पास आते हैं तो उनमें जो मूल जो भावना है क्या है कि अपने मित्र के प्रति प्रेम का भाव है। इसलिए जब वो उनसे मिलने आते हैं तो आजकल के व्यक्ति की तरह नहीं कहते कि यदि आपने पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है तो आप अपने मित्र को भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण जो है संदीपन गुरु के ऋषि के जो उनके साथ सुदामा पढ़े थे उनको नहीं भूलते, और वह जब देखते हैं तो पानी पर आपको हाथ छो नहीं, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा नहीं होवे, पानी पर आपको हाथ छूने नैनन के जलसों पर होए। तो उस तरह की मित्रता, उस तरह का भाव आज हमें लुप्त प्राय लगता है। और जब समाज में ये चीजें होती तो निश्चित रूप से जो मेंटल हेल्थ है, यदि हमारे पारिवारिक जितने भी संबंध है, चाहे वो पिता के रूप में, माता के रूप में, तो वो उनके साथ हमारा जुड़ाव होता है। लेकिन एक मित्र के रूप में, एक समाज के सदस्य के रूप में एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे के साथ लगाव उस स्तर तक नहीं मिलता है जिससे कि समाज की भावना जो है वो बन जाए। और आज के समय में जो तनाव है, अवसाद है, उसकी जो जड़ है वो यही है कि हमारे एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है वो जो है वो लुप्त होता जा रहा है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है संस्कार पाठ बनाना है, वो है जीवन को अनुशासित करना। आप देखते हैं कि संस्कार का जीवन नहीं है, क्योंकि जिस समाज में यानी उस काल में जहाँ पर नारी को पूजा जाता था, यदि नारी पूजन से रमनते तक देवता, उसी समाज में बंगाल में महिला की क्या स्थिति होती है, जो कि जीवनदायिनी डॉक्टर, जिसकी कहा जाता है कि भगवान के बाद भगवान का दूसरा रूप है इस धरती पर, लेकिन फिर भी उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो ये दिखाता है कि हमने अक्षर ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन समाज के साथ हम संस्कारित नहीं हुए, हमारा सर्वांगीण जो विकास है वो नहीं हुआ। और इस तरह से इस गैर सब चीज के कारण से जो है वो उत्पन्न होती है। यही चीजें समाज में अवसाद को, तनाव को, विकारों को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा की सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्तिकरण का अभिप्राय होता है कि हम महिलाओं को जो सशक्त कर रहे हैं, किस रूप में सशक्त कर रहे हैं कि उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार हो, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार हो, उन्हें कहीं पर भी समानता के साथ रोजगार के अवसर प्राप्त हो। सरकार जो है इस विषय में काफी प्रयास कर रही है। आप देखते हैं कि महिलाएं रोजगार के लिए जाती हैं, लेकिन कार्यस्थल पर उनकी वर्किंग कंडीशंस है वो ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार कानून बनाती है। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का जो कानून है, उत्पीड़न के विरुद्ध जो कानून है, वह इसी दिशा में 2013 वह इसी दिशा में कदम है। लेकिन क्या केवल जो कानून है उनसे हम इस तरह की उत्पीड़न रोक सकते हैं? ये हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि कोई भी जो कानून है, जो कोई भी जो नियम है, वो नियम मात्र से नहीं कर सकते, जबकि हमारे अंदर अनुशासन और नियम को पालन करना अपने अंदर से नहीं होगा। और वो अंदर से कब होगा? जब हम अपने आप को केवल नियमों के वजह से अपने आप को प्रतिबंधित न करें, बल्कि स्वेच्छा से अनुशासित हो। महात्मा गांधी ने भी कहा है, यदि अनुशासन बाहर से थोपा जाए तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, लेकिन वही अनुशासन यदि अंदर से रहे तो हम समाज को बहुत कुछ जो है वो दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से
जो अनुशासन है, एम्पावरमेंट क्या कर रहा है कि आप देखते हैं कि एम्पावरमेंट किस चीज का है, किसको रोजगार का अवसर मिले, बिना जाति के लिंग की समानता का अधिकार हो। यानी एक रोजगार के लिए एक पुरुष को ज्यादा वेतन मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर वही महिला के मजबूत है तो उसको कम वेतन मिलता है। इसी प्रकार से यदि रोजगार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे रोजगार के अवसर जो है वो महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं। अब अगर महिलाओं को रोजगार मिलेगा या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उसको निर्णय लेने का अधिकार भी होगा, तो निश्चित रूप से उसका समाज जो स्टेटस है वो बढ़ेगा और समाज में उसकी एक पहचान होगी, परिवार में एक पहचान होगी और वह उससे निर्णय भी जो है ले पाएगी। और अंत है इससे जो मानसिक विकास है, मानसिक जो तनाव है, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगा, क्योंकि अधिकतर मानसिक जो विकास, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इस तरह बाधित होता है कि वह अपनी बात किसी से कह नहीं सकती है, अपने परिवार में भी वो बेगानी होती है। जब भी वह कुछ कहती है तो यह कहकर उसको घर में दबा दिया जाता है कि तुम्हें क्या पता समाज के बारे में। यानी कि वो बात होती है कि जब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अपना 75वां वर्ष मनाया और ये कहा गया कि जो आंकड़े आए हैं इससे जुडिशियल में जो आंकड़े हैं वो दर्शाता है कि न्यायालय में या जुडिशियल में जो महिलाओं का जो रेशो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये उम्मीद की उत्पन्न होती है कि न्याय के क्षेत्र में जो महिलाओं का जो आंकड़ा, जो ग्राफ बढ़ा है, उस ग्राफ की वजह से जो त्वरित न्याय है वो महिलाओं को मिलेगा। लेकिन क्या महिलाओं के न्याय के क्षेत्र आगे आने से या पुलिस में आने से या सेना में आने से कुछ अंतर तो आया है, लेकिन जो अंतर हम लाना चाहते हैं, जो बात की जाती है कि हमारे समय में गार्गी थी, अपाला थी, घोषा थी, मैत्रेय थी, यानी कि ऐसी विदेशियों का देश जहाँ पर भी उनको सशक्तिकरण के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं थी, यानी कि उनको बराबर का अधिकार था। आप यदि देखेंगे तो पाएंगे कि इन विदेशियों ने जो वैदिक शिकायत थी उनको ऋषि से भी ज्यादा अधिकार प्राप्त थे और उन्होंने जो ऋचाएं और श्लोक बनाए जाते हैं उनकी निवृत्ति उन्होंने की। यही नहीं, हमारे यहाँ पर महिलाएं इतनी सशक्त थी कि जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ तो शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र की जो पत्नी भारती थी उनको नामित किया गया कि वह कार्तिक सोमवार की अध्यक्षता करें या उसका न्याय करें। और तो ऐसे भारत में जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो महिला सशक्तिकरण है वो हमें अपना विचार, अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम सोशल सोच को नहीं, सामाजिक सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हम किसी भी प्रकार का हम सशक्तिकरण करें, वह सशक्तिकरण की बात नहीं और मानसिक स्वास्थ्य की बातें जो है वो अधूरी रह जाएंगी। जरूरत है कि हम अपना सोच को बदलें और सोच बदलेंगे तो महिलाएं समझे कि महिलाएं बोझ नहीं है, तो हम सोच बदल कर भी महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं और उस